सुबह सुबह विनोद और उसकी पत्नी आरती दोनों अपनी गौशाला में जाते हैं, जहां वो दोनों बड़े ही प्यार से अपनी गाय छम्मो के पीठ को सहलाते हैं और कहते हैं, अरे ओ छम्मो रानी, हो गई तेरी सुबह। चल अब जल्दी से मुझे खूब सारा दूध दे दे ताकि मैं अपना काम शुरू कर पाऊं। अरे भाई रुक भी जाओ, आप तो सुबह सुबह ही हमारी छम्मो रानी को काम पर लगाने की तैयारी में लगे हुए हो। अरे भाई बेचारी को थोड़ा खा पी लेने दो, उसके बाद ही तो ये आपको दूध देगी ना। आरती तुम भी ना, तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी छम्मो को बिना खिलाए पिलाए ही काम में लगा दूंगा? अरे मैं पहले अपनी छम्मो को खूब सारा खाना खिलाऊंगा, उसके बाद ही इसका दूध निकालूंगा, क्योंकि जब छम्मो का पेट भरा रहता है तो ये खूब अच्छा दूध देती है। और नहीं तो क्या, जब से छम्मो हमारे जीवन में आई है तब से तो हमारी किस्मत पूरी तरह से ही बदल गई है। वरना छम्मो के आने से पहले हम लोग बहुत बुरे हालातों के साथ गुजर रहे थे, पर जब से छम्मो आई है तब से तो हमारे घर की काया ही पलट गई। दरअसल छम्मो रोजाना काफी गाढ़ा और ज्यादा मात्रा में दूध दिया करती थी, इसलिए विनोद जगह जगह जाकर दूध बेचने का ही काम किया करता था। और इसी तरह से आज भी विनोद अपनी गाय का दूध निकालता है और उसे बेचने के लिए निकल पड़ता है। तभी विनोद का पड़ोसी मोहन उसे जाता हुआ देख लेता है और अजीब सा मुंह बनाते हुए मन ही मन बड़बड़ाता है, हो गई इस विनोद की सुबह। अरे इस विनोद की शक्ल देखकर पता नहीं क्यों मुझे बड़ा गुस्सा आता है। अरे एक तो यहाँ इतनी मेहनत करने के बावजूद कुछ खास आमदनी हो नहीं रही, और एक ये है अपनी गाय का दूध निकाल कर दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। मोहन विनोद की तरक्की देखकर बहुत जलता था, क्योंकि विनोद रोज सुबह शाम अपनी गाय का दूध बेचने के लिए जाता था और विनोद की गाय हमेशा नियम अनुसार गाढ़ा और ज्यादा मात्रा में दूध दिया करती थी, जिसे बेचकर विनोद बहुत ही अच्छे तरीके से अपना घर परिवार चला रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ मोहन गुस्से में घर के अंदर आता है और अपनी पत्नी मेघा से कहता है, मेघा, मेरा तो दिल कर रहा है कि अब मैं मेहनत करना छोड़ दूं, क्योंकि इतनी मेहनत के बावजूद भी मुझे कोई खास मुनाफा नहीं हो रहा। अरे दिन रात खेत में खेती करते रहो, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हो रहा मुझे। अरे बाबा हो क्या गया है, क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो तुम? अरे मेघा, तुम तो जानती हो ना हमारे घर के सामने जो विनोद है वो कितनी तरक्की कर रहा है। अरे ना तो उसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ना ही किसी की गुलामी, लेकिन फिर भी वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। हाँ, ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे मुझे भी उस विनोद और आरती की तरक्की बिल्कुल भी हजम नहीं होती, पर क्या ही कर सकते हैं ना, जब भगवान ही मेहरबान है उन पर, तो हम जैसे मामूली इंसान उनका क्या ही कर सकते हैं। मेघा भी मोहन की तरह विनोद की तरक्की से बहुत जलती थी, इसलिए वो दोनों पति पत्नी मिलकर विनोद की गाय को कहीं ठिकाने लगाने के बारे में सोचते हैं। ऐसा नहीं है मेघा, अगर हम करने पर आ जाएं तो हम विनोद को भी सड़क पर ला सकते हैं। अरे पर वो कैसे होगा, और आप तो अच्छे से जानते हो ये विनोद सिर्फ सुबह शाम दूध बेचने का काम करता है और पूरा पूरा दिन तो ये अपने घर में ही रहता है, फिर आप कैसे इसे बर्बाद कर पाओगे? तुम्हारे सवालों में ही तुम्हारा जवाब छुपा है मेघा रानी। और तुम अच्छे से जानती हो ना कि ये दूध बेचने का काम करता है, तो क्यों ना हम विनोद का काम करने का जरिया ही बंद कर दें। कहने का मतलब है कि विनोद की गाय को ठिकाने लगा दें। ना रहेगी गाय, ना मिलेगा दूध, और ना होगी तरक्की। क्या बात है, मुझे तो नहीं पता था कि मेरा पति इतना समझदार है। वैसे तुम्हारा प्लान बहुत अच्छा है, पर इस प्लान को पूरा करने के लिए हमें रात का इंतजार करना पड़ेगा। जब सब लोग सो जाएंगे तब हम दोनों जाकर विनोद की गाय को कहीं ठिकाने लगा देंगे। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब बस रात होने का इंतजार करते हैं। जैसे ही रात होगी वैसे ही मैं अपना मकसद पूरा कर दूंगा। ऐसा सोचकर वो दोनों रात होने का इंतजार करने लगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ विनोद दूध बेचकर घर आ रहा होता है। तभी रास्ते में विनोद को दो काली घायल गाय दिखाई देती है, जिनके शरीर पर बहुत ही ज्यादा चोट लगी हुई थी। और उन घायल गायों को देखकर विनोद घबरा जाता है और तुरंत गायों के पास आकर उनके चोट को देखता है और कहता है, अरे अरे, क्या हुआ? तुम दोनों को इतनी चोटें कैसे लगी? भगवान, ये दोनों गाय कितनी मासूम है, बेचारी है। ये तो अपना दर्द भी किसी को बयां नहीं कर सकती। पता नहीं इन्हें कैसे चोट लग गई। पर कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ, इनको अभी अस्पताल लेकर जाता हूँ ताकि इनके घाव ठीक हो जाए। ऐसा कहकर विनोद उन दोनों काली गायों को पशु चिकित्सा में ले जाता है, जहां डॉक्टर उनका इलाज करते हैं।
इसी तरह से थोड़ी देर बाद डॉक्टर विनोद को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, विनोद जी देखिए, आपकी दोनों गायें बिल्कुल ठीक है। मैंने इनको मरहम पट्टी कर दी है। ये कुछ दिनों में पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये मेरी गाय नहीं है, ये तो मुझे राह चलते मिली थी और जब मैंने इनको देखा तो मैं यहाँ इन्हें ले आया, क्योंकि ये बेजुबान जानवर किसी को अपना दर्द नहीं बता सकती है ना, और मुझे जानवरों से बहुत प्यार है, इसीलिए मैं यहाँ इन्हें ले आया। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। आज के टाइम में भी आप जैसे लोग हैं, ये देखकर मुझे बड़ी खुशी मिल रही है। भगवान इसी तरीके से आपकी भी मदद करे जैसा आपने आज इन दोनों की है। गाय की मरहम पट्टी करवाने के बाद विनोद अपने घर चला जाता है और वो दोनों काली गाय भी वहां से कहीं चली जाती है। इसी तरह से रात हो जाती है और रात को करीबन 2 बजे मोहन और मेघा दोनों चोरी छिपे विनोद की गौशाला में जाते हैं और उसकी गाय को खूंटे से छुड़ाकर किसी सुनसान जंगल में छोड़ आते हैं और फिर अपने घर चले जाते हैं। और इसी तरह से अगली सुबह विनोद रोज की तरह अपनी गौशाला में जाता है और वो देखता है कि गौशाला में उसकी गाय है ही नहीं। अरे ये क्या, मेरी छम्मो रानी कहाँ चली गई? छम्मो रानी, कहाँ है तू? देख, मैं आया हूँ तुझे खाना देने। लगता है मेरी छम्मो मुझसे नाराज है, तभी तो सामने नहीं आ रही। छम्मो रानी, तू जल्दी से आजा मेरे पास। ऐसा कहकर विनोद अपनी गाय को यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है, लेकिन काफी देर अपनी गाय को ढूंढने के बाद विनोद बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और वो अपनी पत्नी आरती को इस बारे में बताता है। आरती, देखो ना, पूरे गांव में मैंने छम्मो को ढूंढ लिया है, लेकिन छम्मो है कि मिल ही नहीं रही। क्या बोल रहे हो आप? छम्मो कहाँ जाएगी? यहीं कहीं होगी, आपने ठीक से ढूंढा नहीं है उसे? घर नहीं आरती, मैंने पूरे गांव में उसे ढूंढ लिया, और तुम तो अच्छे से जानती हो ना कि हमारी छम्मो तो कहीं नहीं जाती। फिर आज ऐसा क्या हो गया कि वो कहीं चली गई? अरे अरे, क्या हो गया है आपको? क्यों रो रहे हो इतना? आपकी छम्मो कहीं नहीं गई है। रुको, मैं भी आपके साथ मिलकर छम्मो को ढूंढती हूँ। आरती और विनोद दोनों फिर से छम्मो को ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन उन्हें कहीं उनकी गाय नहीं मिलती। उसके बाद वो दोनों पति पत्नी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन हमें हमारी गाय कहीं नहीं मिली। मुझे लगता है कि हमसे नाराज हो गई है, तभी तो वो कहीं चली गई, वरना आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि वो कहीं गई हो। कोई बात नहीं, ऐसे परेशान मत हो। वैसे भी जिसका जितना लिखा होता है वो उतना ही आपके साथ रहता है, और हो सकता है कि हमारी गाय का हमारे साथ इतना ही टाइम लिखा था, इसलिए वो खुद चली गई। और कोई बात नहीं, हम कोई दूसरी गाय ले आएंगे अपने लिए। पता नहीं आरती, दूसरी गाय छम्मो जितना दूध दे पाएंगी या नहीं, क्योंकि तुम तो जानती ही हो, छम्मो का दूध बेचकर ही मैंने इतना सब कुछ हम दोनों के लिए बनाया है। वो तो है ही, पर कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्या पता उसके पीछे भी कोई अच्छाई ही छुपी हो। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को समझा ही रहे होते हैं कि तभी उनके सामने वही 2 काली गाय आकर खड़ी हो जाती है, और दोनों काली गायों को देखकर विनोद समझ जाता है कि वो दोनों काली गाय कोई और नहीं बल्कि वही गाय है जिनकी विनोद ने मदद की थी। अरे, ये तो वही दोनों गायें हैं। लगता है ये दोनों बेसहारा हैं, इनका कोई घर नहीं है, तभी तो ये दोनों यहाँ वहाँ भटकती रहती हैं। जैसे इनको देखकर लग रहा है कि ये दोनों बहुत भूखी है। मैं तो कहती हूँ इन्हें गौशाला में ले चलते हैं और वहाँ ले जाकर इनको कुछ खाने को दे देते हैं। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। विनोद उन दोनों काली गायों को अपने गौशाला में ले जाता है और उन्हें खाने के लिए खूब सारा खाना देता है। जिसके बाद आरती विनोद से कहती है, अरे सुनते हो, मैं तो कहती हूँ आप इन्हीं दोनों गायों का दूध निकालकर आज बेचने के लिए ले जाओ। और ये दोनों गाय बहुत अच्छी है, देखो ना कितने प्यार से खाना खा रही है, और इनका थन देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि ये दोनों भी अच्छा दूध देंगी। ऐसा सोचकर विनोद और आरती दोनों अलग अलग बाल्टी लेकर आते हैं और उन दोनों काली गायों का दूध निकालने लगते हैं। तभी दोनों काली गायों के दूध से दूध नहीं बल्कि सोना निकलने लगता है। ये देखकर दोनों पति पत्नी हैरान हो जाते हैं। पर आरती, ये सब क्या है? ये दूध की जगह सोना निकल रहा है। विनोद को ये सब कुछ पता ही चलता है कि तभी वो दोनों काली गाय 2 अलग अलग परियों का रूप ले लेते हैं, और उन दोनों परियों को देखकर विनोद हैरान हो जाता है। घबराओ मत विनोद, तुम्हारे सामने जितना भी सोना पड़ा है वो सारा तुम्हारा ही है, क्योंकि तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, इसलिए हम स्वयं तुम्हारी यहाँ मदद करने के लिए आए हैं।
क्योंकि उस दिन तुमने हम दोनों परियों को श्राप मुक्त करवाया था। ये सब तुम क्या बोल रही हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। दरअसल बात ये है कि हम दोनों परियों को किसी बुरी घमंडी जादूगरनी ने श्राप दिया था और उसने हमें काली गाय बनाकर छोड़ दिया था। और इस श्राप से मुक्त होने का बस एक ही तरीका था कि अगर कोई इंसान निस्वार्थ होकर हमारी मदद करेगा तो हम श्राप से मुक्त हो जाएंगे। और उस दिन हमें घायल देखकर तुमने ही हमारी मदद की, इसलिए हम तुम्हें तुम्हारी गाय और ये सोना दे रहे हैं। ऐसा कहकर परी फिर से विनोद की गाय उसे वापस कर देती है और फिर खुद वहां से हमेशा के लिए चली जाती है। उसके बाद विनोद फिर से अपनी एक नई शुरुआत करता है और अपने जीवन में हंसी खुशी आगे बढ़ता है। एक गांव में जयंत नाम का एक गरीब ग्वाला रहता था। वो प्रतिदिन सुबह अपनी गायों का दूध धोता और उसके बाद वो गांव में उसे बेचने के लिए जाता और अंत में वो थोड़ा सा दूध बचा लेता, जिसे वो मंदिर में भगवान शिवलिंग पर चढ़ाने की इच्छा रखता था। लेकिन मंदिर का पुजारी उसे कभी भी मंदिर में प्रवेश नहीं करने देता था। तुम्हें कितनी बार कहा है यहाँ पर तुम जैसे लोगों का आना वर्जित है। किंतु पंडित जी, मैं चढ़ाऊंगा नहीं। आप बस ये दूध ले लीजिए और भगवान पर चढ़ा दीजिए। रोज आकर यहाँ पर एक ही बात करते हो, चले जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना तुमसे, तुम जैसे लोगों का मंदिर में आना वर्जित है। जयंत बहुत ही दुखी होता है और वो घर आ जाता है। वो उस बचे हुए दूध को गली में किसी भी बच्चे को पीने के लिए दे देता है, लेकिन उसके मन में ये इच्छा दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी कि उसे भगवान शिव को दूध चढ़ाना चाहिए। अगले दिन, तुम आज फिर आ गए। कितनी बार कहा है यहाँ मत आया करो। पंडित जी, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, केवल एक बार मुझे शिवलिंग पर दूध चढ़ाने दीजिए, ताकि यह मंदिर अपवित्र हो जाए। हैं? बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें इस मंदिर में प्रवेश करने की आज्ञा कभी नहीं दूंगा। जयंत दुखी मन से आज भी वहां से चल देता है। थक कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसे ख्याल आता है कि क्यों ना वो खुद से ही शिवलिंग को निर्मित कर दे और उस पर दूध चढ़ा दे। मैं भी कितना मूर्ख हूँ। इतने दिनों से इधर उधर मंदिर के चक्कर काट रहा हूँ। आज मैं खुद ही शिवलिंग बनाऊंगा और उस पर दूध चढ़ाऊंगा। तभी जयंत वहां से खड़ा होता है और खूब सारी लकड़ियां इकट्ठा कर कर झाड़ू तैयार करता है। फिर उस जगह को साफ करके पेड़ के नीचे ही वो एक मिट्टी का शिवलिंग बना देता है। हे भोलेनाथ, आज मैं जिंदगी में पहली बार तुम पर दूध अर्पण कर रहा हूँ। आप तो जानते ही हैं, मुझे सदैव आपकी चिंता रहती है। सारी दुनिया आपको जल अर्पण करती है। मुझे लगता है कि पानी पर आप किस तरह जीवित हैं। हे प्रभु, ये दूध ग्रहण कीजिए। ये कहकर जयंत वो दूध अर्पण कर देता है और खुशी खुशी घर आ जाता है। उधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव पर दूध को गिरा हुआ देखकर माँ पार्वती हैरान हो जाती है। क्या बात है प्रभु, आज तो आप पर किसी भक्त ने दूध अर्पण किया है। मेरे भक्त ने मुझे दूध ही अर्पण नहीं किया, बल्कि मेरे शिवलिंग को भी बनाया है। आज उसकी प्रसन्नता देखते ही बन रही है। फिर तो आपके इस भक्त को उसके पुण्य का फल मिलना ही चाहिए। अगले दिन सुबह जयंत दूध निकालता है और उसके बाद सारे गांव में दूध बांटता है और फिर दूध लेकर उस शिवलिंग के पास चला जाता है जो उसने अपने हाथों से बनाया था। लेकिन वहां जाकर उसे बड़ा दुख होता है। जंगली जानवर शिवलिंग को तोड़ चुके थे। दुखी न होते हुए वो उस स्थान की सफाई फिर से करता है और फिर से शिवलिंग का निर्माण करता है और उस पर दूध अर्पण कर देता है। अब ये उसका रोज का नियम था। वो सुबह तड़के उठता और दूध धोने के बाद वो बचा हुआ दूध लेकर वहां जाता और शिवलिंग का निर्माण कर फिर से उस पर दूध चढ़ाता। और उधर मंदिर के पंडित को बड़ा ही अचंबा हो रहा था कि इतने सालों से जो नियम जयंत ने कभी नहीं तोड़ा था वो कैसे तोड़ दिया। अब वो मंदिर नहीं आता। इस बात की उत्सुकता पंडित के अंदर इतनी ज्यादा हो गई कि एक दिन उसने सुबह उठकर जयंत के घर के बाहर उसका इंतजार किया और जब जयंत दूध लेकर सारे गांव में बांटकर उस पेड़ के नीचे गया, तब पंडित ने देखा कि जयंत ने वहां उस स्थान की सफाई की और शिवलिंग को तैयार किया और उसके बाद उस पर दूध अर्पण किया। पंडित को इसमें अपना अपमान दिखाई दिया और भगवान शिव का भी।
उसने तुरंत ही सारे गांव में ये बात फैला दी और पंचायत बैठाई गई। ये तो घोर पाप है। ये रोज शिवलिंग का निर्माण करता है और उस पर दूध चढ़ाता है। अपने गंदे हाथों से ये शिवलिंग का निर्माण करता है। देख लेना सरपंच जी, एक दिन इस गांव में घोर विपत्ति आएगी। जयंत, मुझे बताओ, क्या ये पंडित जी जो कह रहे हैं वो सच है? हाँ सरपंच जी, पंडित जी बिल्कुल सच कह रहे हैं। किंतु ये भी तो देखें कि ये मुझे मंदिर में आने ही नहीं देते, शिवलिंग की सेवा नहीं करने देते। मुझे लगा कि मैं खुद से ही शिवलिंग बना लेता हूं। देखा सरपंच जी, मैंने कहा था ना, इस गांव में घोर विपत्ति आने वाली है। ये ग्वाला अपने गंदे हाथों से शिवलिंग का निर्माण कर रहा है। ये तुमने क्या किया जयंत? भला इस तरह भी कोई दूध को बर्बाद करता है? तुम वो दूध खुद के बने हुए शिवलिंग पर चढ़ाते हो, तुम्हें तो उसका पुण्य भी प्राप्त नहीं होगा। लेकिन काकी, मैं शिवलिंग पर इसलिए दूध नहीं चढ़ाता कि मुझे पुण्य कमाना है। मुझे तो लगता है कि इस तरह से मैं भगवान शिव की सेवा कर रहा हूं, वो कमजोर ना हो जाए, इसीलिए उन्हें प्रतिदिन दूध देता हूं। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हारे दूध से ही भगवान शिव बलिष्ठ होंगे? जयंत, ये पहली और आखिरी बार है। मैं तुम्हें चेतावनी देकर छोड़ रहा हूं। आइंदा से तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे जिससे इस गांव पर किसी प्रकार की विपत्ति आए। सरपंच का फैसला सुनकर जयंत बड़ा ही दुखी हो जाता है। अगले दिन सुबह जयंत फिर से गायों का दूध निकालता है और उसे सारे गांव में बांटने के बाद वो उस पेड़ के नीचे पहुंच जाता है। लेकिन आज पंडित जयंत से पहले ही वहां पर मौजूद था। मुझे पता था तुम कुछ ऐसा ही अनर्थ करने के लिए यहां पर आओगे। अब मैं देखता हूं तुम शिवलिंग कैसे बनाते हो। पंडित जी, आप मुझे मंदिर में आने नहीं देते, यहां पर शिवलिंग बनाने नहीं देते। आखिर आप मुझसे क्या चाहते हैं? मुझ गरीब के पीछे क्यों पड़े हैं? मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूं। जब मैं आपके काम में बाधा नहीं बनता तो आप क्यों बन रहे हैं? मूर्ख, भोलेनाथ भोलेनाथ करने से भक्ति नहीं आती। भगवान के लिए मंदिर में जाना बहुत ही आवश्यक है और वहां पर सेवा करना भी। लेकिन तुम वहां नहीं आ सकते। तुम जैसे गरीब लोग मंदिर में आते हो और इसकी शोभा खराब करते हो। तो ठीक है, मैं यहां पर शिवलिंग का निर्माण नहीं करूंगा, लेकिन मैं यहां पर दूध अर्पण करूंगा। मैं जैसे दिल आए वैसे भगवान की सेवा करूंगा। मूर्ख मूर्ख ही रहता है। तुम्हें क्या लगता है तुम धरती पर इस तरह दूध डालोगे तो क्या वो भगवान शिव को प्राप्त होगा? अरे घोर पाप लगेगा तुम्हें। पंडित की बात सुनकर जयंत बड़ा दुखी होता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो भगवान शिव की आराधना करे तो करे कैसे। वो वहीं पर ही आंख बंद कर कर बैठ जाता है। हे भगवान, हे भोलेनाथ, मैं क्या करूं? मैं अपनी इतनी छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर पा रहा हूं। हे प्रभु, अब आप ही कुछ करिए मेरा। पंडित को वहां खड़ा हुआ देखकर और जयंत को आंखें मूंद कर बैठे हुए देखकर कुछ लोग जो वहां से गुजर रहे थे पंडित से पूछते हैं, क्या हुआ पंडित जी? गांव वालों को तो बिल्कुल भी चिंता नहीं है। जाओ सारे गांव को इकट्ठा करो और बताओ कि जयंत क्या कर रहा है। उनमें से एक आदमी भागकर गांव जाता है और लोगों को बुला लाता है। जयंत अभी भी आंखें बंद किए हुए बैठा हुआ था। मैंने तुम्हें मना किया था, फिर भी तुम यहां पर आ गए। तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे कारण हम लोग किसी विपत्ति में पड़ जाएं? ऐसा कुछ नहीं है सरपंच जी, मैं यहां शिवलिंग का निर्माण नहीं कर रहा हूं, लेकिन दूध तो अर्पण कर सकता हूं ना। और मैं ऐसा अवश्य करूंगा, क्योंकि मैं भोलेनाथ को रोज दूध अर्पण करता हूं। वो मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अरे पगला गया है क्या? क्या भगवान शिव को कोई और काम नहीं है? वो तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मूर्ख मत बन और ये दूध किसी बच्चे को पिला दे। मैं बच्चों को दूध कल भी पिला सकता हूं, लेकिन ये नियम नहीं टूटने दूंगा। मैं यहीं पर ही दूध अर्पण करूंगा और भगवान को चढ़ाऊंगा। ये कहकर जयंत लोटे में रखा हुआ दूध वहां पर शिवलिंग समझकर आंख बंद करके चढ़ाने लगता है। सारे गांव वाले हैरान हो जाते हैं। जैसे जैसे जयंत वहां पर दूध चढ़ा रहा था, धरती से शिवलिंग उत्पन्न हो रहा था। सब तरफ जय भोलेनाथ के नारे लगने लगे। और जब जयंत ने देखा कि वहां पर स्वयं से शिवलिंग बन गया है, गांव वालों देखो, अपना जयंत भोलेनाथ का सच्चा भक्त है, तभी यहां पर स्वयं से शिवलिंग प्रकट हो गया है। हर तरफ जयंत की जय जयकार होने लगी। ये देखकर पंडित परेशान हो गया और उसने सरपंच से कहा, अरे सरपंच जी, ये आप क्या कर रहे हैं?
जयंत की जय जयकार क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर शिवलिंग स्वयं से उत्पन्न हुआ है, इसका मतलब ये भूमि पवित्र हो गई है। हमें यहाँ पर मंदिर का निर्माण करना चाहिए। यहाँ पर लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, जिससे गांव का उद्धार होगा। आप समझने की कोशिश करिए ना, यहाँ पर स्वयं से शिवलिंग उत्पन्न हुआ है। अरे हाँ, ये तो बड़े ही अचंभे की बात है। ये जयंत का चमत्कार नहीं है, ये तो भोलेनाथ का चमत्कार है। सरपंच जी, जयंत से कहिए कि यहाँ से हट जाए, इसके कारण ये भूमि अपवित्र हो सकती है। और गांव वालों से कहिए कि यहाँ शिवलिंग पर जल अर्पण करें। सरपंच अपने आदमियों से कहता है कि जयंत को यहाँ से भगा दो। वो लोग जयंत को वहाँ से भगा देते हैं और खुद जल भर कर लाते हैं और शिवलिंग पर चढ़ाने लगते हैं। लेकिन तभी शिवलिंग वहाँ से गायब हो जाता है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। सब अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह जयंत फिर से गाय का दूध लेकर सारे गांव में बांटने के बाद उस पेड़ के नीचे पहुंच जाता है और दूध चढ़ाने लगता है। तभी वहां पर स्वयं से शिवलिंग प्रकट होते हैं। हे प्रभु, आपका लाख लाख धन्यवाद। आपने मुझ गरीब की भावनाओं को समझा और स्वयं प्रकट हो गए। तभी वहां पर भगवान शिव प्रकट होते हैं। तुम्हारी भावना और लगन को देखकर मुझे स्वयं आना ही पड़ा जयंत। जब एक भक्त इतने सच्चे दिल से अपने भगवान को पुकारता है तो भगवान को आना ही पड़ता है। हे भगवान, मुझ पर कृपा करो और हमेशा के लिए यहाँ पर प्रकट रहो। मेरे गांव वालों पर कृपा करो। हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करो। जैसी तुम्हारी इच्छा जयंत। आज से तुम्हें सब लोग सच्चे शिव भक्त के रूप में जानेंगे। और तभी भगवान भोलेनाथ वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। जयंत की शिव भक्ति देखकर सब लोग अब वहां पर जाकर जल चढ़ाने लगे। अब वो शिवलिंग गायब नहीं होता था। अब जयंत अपने काम के बाद आकर भगवान शिव की सेवा करता और पंडित भी कुछ नहीं कर पाता था। अब उसने भी मान लिया था कि जयंत भगवान शिव का सच्चा भक्त है। मेरा नाम सरला देवी है। मैं एक बहुत ही व्यस्त महिला हूँ, लेकिन मैं कितना भी व्यस्त रहूँ, सुबह के समय मैं अखबार बालकनी में बैठकर ही पढ़ती हूँ और पिछले 10 सालों से मैं लगातार यही दिनचर्या अपना रही हूँ। मेरी इसी आदत ने एक लड़की जिसका नाम रिंकी था, उसकी किस्मत बदल डाली। ये बात पिछले साल की है। उस दिन रोज की तरह सरला सुबह बालकनी में बैठकर अखबार पढ़ रही थी कि तभी उसकी नजर एक छोटी लड़की पर पड़ी। उसकी उम्र तकरीबन 10 साल रही होगी। उसके हाथ में एक लंबी सी रस्सी पर चुंबक बंधी हुई थी और वो सड़क पर पड़े हुए छोटे छोटे लोहे की कीलें या सामान को कुछ चुंबक पर खींच रही थी। सरला उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। जब भी कोई लोहे की चीज चुंबक पर चिपकती, वो खुश हो जाती है। अब मेरा ये रोज का काम था। वो सुबह एक ही समय पर आती थी और मैं भी अखबार तभी पढ़ने के लिए बैठी थी। अब सरला अखबार से ज्यादा उस लड़की की एक्टिविटी देखती थी। एक दिन सुबह से ही सूरज बहुत तेज चमक रहा था। बहुत गर्मी भी थी उस दिन। मैंने टेबल फैन साइड में लगाया और अखबार पढ़ने लगी कि तभी मेरी नजर रिंकी पर पड़ी। हे भगवान, इतनी तेज गर्मी में ये लड़की नंगे पैर, इसके तो पैर जल रहे होंगे। पता नहीं इसके पास पीने के लिए पानी भी है या नहीं। तभी सरला देवी की सास वहां आती है। अरे बहू, आज तो अखबार अंदर बैठकर पढ़ लेती, कितनी गर्मी हो रही है। माँ, मैं तो फिर भी बालकनी में बैठी हूँ। देखो वो छोटी बच्ची को सड़क पर नंगे पैर घूम रही है इस वक्त। अरे इन लोगों को कहाँ गर्मी लगती है, इनको तो आदत पड़ी होती है, ये लोग ऐसे ही घूमते हैं। सास वहां से चली गई और सरला काफी देर सोचती रही कि ऐसा नहीं है कि लोगों को आदत होती है, इनके पास इतने साधन ही नहीं होते। तभी उसे याद आया कि बेटे बंटी की एक जोड़ी नई चप्पल रखी हुई है, वो उसे दे दूंगी। अगले दिन सुबह सरला दरवाजा खोलती है और रिंकी को आवाज लगाती है। क्या हुआ मेम साहब, कोई लोहे की चीज है क्या? तुम्हें गर्मी नहीं लगती? इतनी तेज धूप में नंगे पैर क्यों घूमती हो? क्या तुम्हारे पास चप्पल नहीं है? एक चप्पल थी लेकिन वो टूट गई। माँ ने कहा है उसके पास पैसे होते तो वो सबसे पहले मुझे चप्पल दिलाती। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं और घर में कितने लोग हैं?
बाबा नहीं है, माँ है और मैं और मेरे 2 छोटे भाई बहन हैं। सरला ने रिंकी को ध्यान से देखा। बड़ी ही सुंदर लड़की थी। मैंने उसे एक गिलास ठंडा पानी पीने के लिए दिया और वो सुंदर चप्पल भी उसके हाथ पर रख दी। ये मेरे लिए है, ये तो बहुत सुंदर है। देखो रिंकी, तुम इन चप्पल को पहन लो, बहुत गर्मी है, तुम्हारे पैर जल रहे होंगे। रिंकी के चले जाने के बाद मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि मैंने उस छोटी लड़की की मदद की है। उस लड़की का चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। उसकी बोलती आंखें और उसके सुनहरे बाल सचमुच में बहुत सुंदर थे। अगर वो किसी अमीर घर की लड़की होती तो एक परी जैसी लगती। फिर सरला अगले दिन अखबार पढ़ने के लिए बैठी। उसकी आंखें रिंकी को ढूंढ रही थी, लेकिन रिंकी आई नहीं। कई दिन ऐसे ही बीत गए, पर रिंकी फिर कभी वहां पर लोहा चुनने के लिए नहीं आई। न जाने उस दिन के बाद रिंकी आई क्यों नहीं। अभी वो रिंकी को सोच ही रही थी कि उसका बेटा भागा हुआ उसके पास आता है। माँ, तुम्हें पता है वो लड़की जिसको उस दिन तुमने मेरी चप्पल दी थी? हाँ, रिंकी नाम है उसका। क्या हुआ? क्या तुम्हें वो कहीं मिली है? पता है माँ, आज वो हमारे स्कूल में पढ़ने के लिए आई है और मेरे ही क्लास में। हाँ, तुम सच कह रहे हो बेटा? लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि वो इतने महंगे स्कूल में पढ़ने के लिए गई होगी। मैं सच कह रहा हूँ माँ, उसने आज ही मेरे स्कूल में एडमिशन लिया है और मेरी ही क्लास में। मैंने तो उससे दोस्ती भी कर ली। बंटी हाथ मुंह धोने के लिए चला गया और वो सोचती रही कि रिंकी ने इतने बड़े स्कूल में एडमिशन कैसे लिया। अगले दिन सुबह वो खुद से बंटी को स्कूल छोड़ने के लिए गई, क्योंकि वो रिंकी से मिलना चाहती थी। और जैसा कि बेटे ने कहा था, रिंकी स्कूल की ड्रेस में बहुत ही सुंदर लग रही थी। सरला रिंकी को अपने पास बुलाती है। उसके चेहरे की घबराहट को देखकर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो मुझे देखते ही स्कूल के अंदर चली गई। सरला ने सोचा शायद स्कूल को देर हो रही होगी, इसीलिए वो शाम को इससे बात करती हूँ ऐसा सोचती है। छुट्टी के समय सरला बंटी को लेने स्कूल गई तो रिंकी आते हुए दिखाई दी। मैंने रिंकी का रास्ता रोक लिया। तुम रिंकी हो ना? मुझे कल बंटी ने बताया कि तुमने स्कूल में एडमिशन लिया है। तुम मुझे देखकर घबरा क्यों रही हो? आप मुझसे अपनी चप्पल वापस ले लोगी इसलिए। अरे मैं भला चप्पल वापस क्यों लूंगी? लेकिन मुझे ये जरूर जानना है कि ऐसा क्या हुआ कि तुम और यहाँ इतने बड़े स्कूल में। आप मुझे प्रॉमिस करो तो ही मैं आपको बताऊंगी। कैसा प्रॉमिस? यही कि आप मुझसे अपनी चप्पल वापस नहीं लोगी। मैंने वादा किया और उसके बाद रिंकी ने मुझे अपनी पूरी कहानी बताई। रिंकी अपने 2 बहन भाइयों के साथ अपनी माँ के साथ रहती थी। माँ लोगों के घरों में बर्तन मांजने का काम करती थी और रिंकी सड़क से लोहा चुनने का। उस दिन जब सुबह चप्पल लेकर वो घर पहुंची। माँ देखो ना, मुझे एक मेम साहब ने नई चप्पल दी है। अरे तो तुम्हें चप्पल पहन कर आना था, तुम नंगे पैर यहाँ तक आई हो और चप्पल हाथ में लेकर घूम रही हो, ऐसा क्यों? माँ मैंने सोचा पहले तुम्हें दिखा दूं, अगर तू बोले तो मैं यही चप्पल ले दूंगी। रिंकी पैरों में चप्पल पहन लेती और जैसे ही वो चप्पल पहनी उसकी काया ही पलट गई। उसके तन पर सुंदर कपड़े थे और उसके सर पर सुंदर सा फूल लगा हुआ था। उसके हाथों में सुंदर सी घड़ी आ गई थी। उसकी माँ अचानक से अपनी बेटी के साथ ऐसा हुआ देखकर डर गई, यहाँ तक कि रिंकी ने झट से चप्पल उतार दी। ये क्या था? तूने जैसे ही चप्पल पहनी ये सब तेरे पास कहाँ से आ गया? माँ मैंने तो बस चप्पल पहनकर यही सोचा कि काश मेरे पास सुंदर कपड़े भी होते और मैं बहुत सुंदर दिखती, और फिर अचानक से ऐसा हो गया। तू कितनी सुंदर लग रही है, बिल्कुल परी जैसी। रिंकी ये चप्पल दोबारा से पहनो, इस बार सोच कि तेरे पास सुंदर सी गुड़िया हो। रिंकी चप्पल पहनती है और गुड़िया के बारे में सोचती है तो उसके हाथ में गुड़िया आ जाती है। रिंकी और उसकी माँ
खुश हो जाते हैं कि उनके पास जादुई चप्पल आ गई है। माँ, एक बारी और चप्पल पहनती हूँ और तुम सबके लिए सुंदर कपड़े मांग लेती हूँ। रिंकी जल्दी से चप्पल पहनती है और अपनी छोटी बहन, भाई और माँ के लिए सुंदर कपड़े मांगती है। तभी वहां पर ढेर सारे कपड़े आ जाते हैं। वो अपनी माँ को देती है। अब रिंकी बहुत खुश थी। वो चप्पल पहनकर फ्रिज, टीवी और घर की सुंदर सुंदर चीजों के बारे में सोचती है। देखते ही देखते घर के अंदर टीवी, फ्रिज और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। रिंकी, एक बार ये चप्पल उतार और फिर चप्पल से कुछ मांग। रिंकी ऐसा ही करती है, लेकिन चप्पल ऐसी ही पड़ी रहती है, वहां कोई चीज नहीं आती। फिर रिंकी की माँ उसकी छोटी बहन को भी चप्पल पहनाती है और उससे बोलती है कि तू भी कोई चीज मांग। तभी वहां पर कोई चीज नहीं आती। वो समझ जाती है कि रिंकी चप्पल को पहनती है। वो जादुई चप्पल अपना करिश्मा दिखाना शुरू कर देती है। अब तो रिंकी के घर की हालत एकदम से बदल जाती है। वो लोग एक बड़ा सा घर ले लेते हैं, नौकर चाकर हो जाते हैं और सारे बहन भाइयों का बंटी के स्कूल में एडमिशन हो जाता है। यहाँ तक कि आसपास के लोग भी हैरान थे कि ऐसा क्या हो गया कि ये लोग 2 दिन में ही अमीर हो गए। रिंकी सब कुछ सरला को बता देती है। सरला को बड़ा दुख होता है कि वो चप्पल तो उसके पास थी। पिछले 1 साल से वो चप्पल उसके घर में थी और उसे ही नहीं पता था कि ये चप्पल जादू कर सकती है। रिंकी वहां से चली जाती है। क्या हुआ, आज इसकी टीचर ने शिकायत लगा दी क्या? क्या दोनों माँ बेटे का मुंह उतरा हुआ है? माँ, तुम्हें याद है वो लड़की जिसको मैंने उस दिन चप्पल दी थी? हाँ हाँ, याद है। क्या हुआ उसे? माँ, वो बहुत अमीर हो गई है, बहुत ज्यादा अमीर। अमीर हो गई है? क्यों? उसकी लॉटरी लग गई है क्या? माँ, लॉटरी से भी अच्छी चीज लग गई है। तुम्हें पता है, उसके हाथ में जादुई चप्पल लग गई है। वो उस चप्पल को पहनकर जो कुछ भी सोचती है और मांगती है, वो उसे मिल जाती है। और तो और, उसने बंटी के स्कूल में एडमिशन भी ले लिया है। ये सुनकर तुझे तरस आ रहा था? उस दिन नंगे पैर घूम रही है, पैर जल रहे होंगे उसके। अब पछतावे से क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब जाओ और उसे वो चप्पल वापस ले लो। नहीं माँ, दी हुई चीज मैं कैसे मांग सकती हूँ? और वैसे भी वो चप्पल केवल रिंकी उसे पहनती है तभी जादू दिखाती है। उसकी बहन ने वो चप्पल पहना तो जादू नहीं हुआ। ओहो, तो क्या हुआ? हमारा बंटी पहनेगा तो क्या पता जादू चल जाए। तभी सरला बंटी और अपनी सास को लेकर रिंकी के घर जाती है। रिंकी डर जाती है, लेकिन तब सरला कहती है, घबराओ नहीं रिंकी, मैं तुमसे चप्पल वापस नहीं लूंगी। बस देखना चाहती हूँ कि बंटी अगर उसे पहनता तो क्या वो जादू दिखाती। बंटी पैरों में चप्पल पहनता है और बोलता है उसके पास एक बहुत बड़ी गाड़ी हो, लेकिन वहां पर गाड़ी नहीं आती। बहुत बार बोलने के बाद भी वहां पर गाड़ी नहीं आती। यहाँ तक कि रिंकी और उसकी सास भी उस पर पैर रखकर खड़ी हो जाती हैं, तब भी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि रिंकी यहाँ पर सबसे साफ दिल तुम्हारा ही है, इसीलिए तुम्हें ये जादुई चप्पल मिली है। ये तुम ही रखो, क्योंकि ये तुम्हारा ही कहा मानेगी। पर हाँ, वादा करो जब किसी को कोई ज़रूरत होगी तुम उसकी मदद ज़रूर करोगी। ठीक है मैम, मैं सबकी मदद करूंगी। आपका शुक्रिया। सरला वहां से चली जाती है और मन ही मन सोचती है कि जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है वो उसे जरूर मिलता है, वरना 1 साल से घर में रखी हुई चप्पल रिंकी के पैरों में जाकर जादुई चप्पल कैसे बन गई। सोनपुर नामक एक छोटा सा गांव था। उस गांव के सभी किसान बेहद गरीब थे और इसकी वजह प्राकृतिक आपदा थी। पिछले कई सालों से गांव में अचानक ही तेज बारिश आ जाती है, एकदम से सूखा पड़ जाता, वरना जैसे ही किसानों की फसल तैयार होती तेज आंधी आ जाती या तो बिजली गिर जाती। हालत ये हो गई कि धीरे धीरे गांव की खेती वाली जमीन पर लोग बाग डर के मारे जाते ही नहीं थे।
तभी एक दिन पंचायत बैठाई जाती है और सभी लोग निर्णय लेते हैं कि वो लोग गांव को छोड़ देंगे। कभी सोचा नहीं था कि ये दिन देखने को मिलेगा। हमें अपना ही गांव छोड़ना पड़ेगा। भैया अब क्या करें, तुम तो देख ही रहे हो। थोड़ी बहुत जो खेती होती थी वो भी अब बिल्कुल बंद हो गई है। न जाने किसकी नजर लग गई हमारे गांव को। नहीं नहीं, मैं अपना गांव छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिसे जाना है वो जाए। गांव नहीं छोड़ेगी तो जिंदा कैसे रहेगी? क्या खाएगी, क्या पिएगी? पर हम लोग कहीं जाकर भी क्या कर लेंगे? कितने दिन हम लोगों को काम ढूंढने में ही लग जाएंगे। भाभी, तुम दिल से सोच रही हो, दिमाग से सोचो। अगर हम लोग गांव नहीं छोड़ेंगे तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। कितने सालों से इस गांव में प्राकृतिक आपदा आ रही है, जैसे कि उसने तो हमारे गांव का रास्ता ही ढूंढ लिया है। सारे गांव वाले दुखी तो थे, लेकिन उनके पास कोई और चारा नहीं था गांव छोड़ने के अलावा। सभी लोग आपस में निर्णय लेते हैं कि वो 2-4 दिन में ही गांव को छोड़ देंगे। सोनपाल पंचायत से उठकर घर आ जाता है और अपने घर आंगन में रखी हुई चीजों को, दीवारों को छूने लगता है। उसकी आंखों में आंसू थे। जानती हूँ तुम्हें अपने घर और इन चीजों से बहुत प्यार है, और हो भी क्यों ना, बचपन से तुम यहीं पर ही पले बड़े हो और अब तो तुम्हारे बच्चे भी हैं। लेकिन मन भारी मत करो, हम अपने बच्चों के लिए ही ये गांव छोड़कर जा रहे हैं। मेरे मन पर बहुत बोझ है, मैं कैसे अपने गांव को छोड़ दूं? सुन, तू सारा सामान बांधना शुरू कर दे। मैं एक बार और अपने खेतों पर होकर आता हूँ। एक बार जी भर के अपनी जमीन को निहार लेता हूँ, फिर पता नहीं कभी यहाँ आना हो या ना। सोनपाल अपनी आंखों के आंसू पोंछता है और सर पर गमछा बांध अपने खेतों की तरफ चल देता है। तभी रास्ते में उसे किरणपाल मिलता है। क्यों भाई सोनपाल, तू भी क्या खेतों की तरफ जा रहा है? भाई मेरा मन तो नहीं मान रहा, लेकिन क्या करूं, परिवार की खातिर गांव तो छोड़ना ही पड़ेगा। बस भैया, मेरा भी मन ऐसा ही हो रहा है। सोचा एक बारी खेती को निहार लूं, फिर पता नहीं कभी देखने को मिले या ना मिले। दोनों बातें करते हुए अपने खेत में पहुंच जाते हैं। वहां खेतों में सब जगह सूखा ही सूखा पड़ा हुआ था। कुछ 2-4 पौधे थे, वो भी मुरझाए हुए थे, और उधर सूरज भी ढल रहा था कि तभी दोनों की नजर दूर एक चमकती हुई रोशनी पर पड़ती है। देख रहा है उधर कैसी अजीब सी रोशनी है, रंग बिरंगी। लेकिन यहाँ खेतों में सुनसान जगह पर आखिर वह रोशनी कैसी है? चल चल चल, देखते हैं चलकर। अरे जरूर कोई कांच का टुकड़ा पड़ा होगा, सूरज की रोशनी में चमक रहा होगा। ना भाई ना, ढलते सूरज में इतनी रोशनी नहीं है, और उधर तो सूरज की रोशनी भी नहीं पड़ रही। चलना जाकर देखते हैं क्या है। किरणपाल के कहने पर सोनपाल वहां जाता है। वो धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़ते हैं और वहां जाकर देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। वहां 2 छोटे बौने, जिनकी लंबाई उनकी हथेली के बराबर थी, और वो दोनों बड़े अजीब से दिखाई दे रहे थे। वहां उनके बैठने से रोशनी हो रही थी। उन दोनों को देखकर वो दोनों डर जाते हैं, और किरणपाल और सोनपाल को देखकर वो दोनों डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। फिर हिम्मत करके सोनपाल बोलता है, सुनो, रुको, कौन हो तुम लोग और यहाँ खेतों में क्या कर रहे हो? रुक जाओ वरना मैं तुम्हें पत्थर मारकर घायल कर दूंगा। ये कहकर सोनपाल एक बड़ा सा पत्थर उठा लेता है। वो दोनों रुक जाते हैं और रुककर वापस उनकी तरफ मुड़ जाते हैं। नहीं नहीं, हमें मत मारना, हम लोग चलते चलते बहुत थक गए थे, इसलिए आराम के लिए यहाँ रुक गए। हम लोग तो तुम्हारी दुनिया के लोग भी नहीं है। वो देखो, हमारा वहां पर विमान खड़ा हुआ है, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, हमें मत मारना। दिखने में तो ये वाकई अजीब लग रहे हैं। सुनो, पहले हमें पूरी बात बताओ। देखो, हमें कुछ मत कहना, हम यहाँ पर किसी परीक्षण के लिए आए थे और हमने देखा है कि यहाँ की जमीन पर तो बहुत सारी तरह की सब्जियां लग सकती हैं। ये सुनकर सोनपाल और किरणपाल हंसने लगते हैं। क्या कहा तुमने? इस जमीन पर सब्जियां लग सकती हैं? तो सुनो भाई लोगों, इस जमीन पर कुछ नहीं लग सकता, क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक आपदा ने डेरा डाल लिया है, जिस वजह से हम लोगों को भी ये जगह छोड़कर जाना पड़ रहा है। यह तुम क्या कर रहे हो? तुम इतनी अच्छी जमीन को छोड़कर जा रहे हो? मैं तो कहता हूँ यहाँ पर लगाई हुई सब्जियां इतनी ताकतवर होंगी कि उन्हें खाने से लोगों की बीमारियां तक ठीक हो सकती हैं। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम लोग तो कह रहे हो कि तुम इस दुनिया के भी नहीं हो, फिर तुम्हें क्या पता? हाँ हाँ, हम तुम्हारी दुनिया के नहीं हैं, हमारी तो एक जादुई दुनिया है, और हम लोग अपनी जादुई दुनिया के लिए ही यहाँ की मिट्टी लेकर जा रहे थे, और तुम लोग इतने मूर्ख हो, तुम इतनी उपजाऊ जमीन को छोड़कर जा रहे हो। ये सुनकर सोनपाल खुश हो जाता है और उन दोनों से बोलता है, तुमने अभी अभी कहा कि तुम यहाँ की मिट्टी अपने देश लेकर जाना चाहते हो, तो तुम उसमें सब्जियां लगाओगे। क्या तुम हमें भी ऐसा कोई उपाय बता सकते हो कि हमारी खेतों में भी सब्जियां लग जाएं? देखो, वैसे तो हमें यहाँ काम करना नहीं चाहिए, लेकिन हमें लगता है कि तुम लोग वाकई में परेशान हो और इतनी उपजाऊ जमीन छोड़कर बेकार में ही जा रहे हो। ये लो, ये अलग अलग तरह की सब्जियों के बीज हैं, इन्हें अपने खेतों में लगा दो, और फिर चाहे कुछ भी हो जाए, बारिश आए, सूखा पड़े या कुछ भी हो जाए,
तुम्हारे खेतों की सब्जियां कभी खराब नहीं होंगी और तुम लोगों को अपने गांव भी छोड़ने की जरूरत नहीं होगी। वो दोनों किरणपाल और सोनपाल को बहुत सारे बीज देते हैं और अपने यान में बैठकर चले जाते हैं। दोनों गांव वापस आ जाते हैं। रात होने के कारण वो किसी को कुछ नहीं बता पाते, लेकिन अगले दिन वो पंचायत में लोगों को इकट्ठा करते हैं। तुम लोगों ने इन बीजों का उपयोग नहीं किया और तुमने उनकी बातों पर यकीन कर लिया। क्या पता वो तुम लोगों को उल्लू बनाकर चले गए हों। नहीं, उनकी बातों से लग रहा था कि वो सच कह रहे हैं। और हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। चलो भाइयों, हम अपने खेतों में इन बीजों को डालते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या पता हम लोगों को गांव छोड़ने की नौबत ही ना आए। हाँ, क्यों नहीं, ऐसा हो सकता है। मैं तो वैसे भी ये गांव छोड़ना नहीं चाहती। लाओ भैया, मुझे कुछ बीज दे दो, मैं अपने खेतों में लगा लूंगी। मैं ये गांव नहीं छोड़ना चाहती। अगर ये दोनों इतने सारे बीज लेकर आए तो जरूर इनकी बात में सच्चाई है। हम लोग यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं? हमें अपने खेतों में इन बीजों को लगाकर देखना चाहिए। फिर सभी गांव के किसान अपने अपने खेतों में पहुंच जाते हैं और उन बीजों को बिखेर कर पानी दे देते हैं और अपने घर चले आते हैं। लेकिन तभी उसी रात बहुत तेज बारिश होती है और सब निराश हो जाते हैं कि वो बीज तो इतनी तेज बारिश में बह गए होंगे। अगले दिन सुबह सुबह वो लोग खेतों में जाते हैं तो हैरान हो जाते हैं। सारे खेतों की जमीन पर सब्जियां लगी हुई थी और वो भी बिल्कुल ताजी ताजी। ये देखकर गांव वालों में खुशी की लहर दौड़ रही होती है। भाइयों, ये तो सचमुच में जादुई सब्जियां हैं। देखो तो, रात इतनी तेज बारिश आई और कल हमने बीज डाले, आज इन पौधों पर सब्जियां लग गई हैं। अब हम लोगों को अपना गांव छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। सभी किसान बहुत खुश थे। वो अपने खेतों में लगी हुई सब्जियों को तोड़ते हैं और शहर के बाजार में बेच आते हैं। उन्हें अच्छी आमदनी होती है। बहुत समय बाद सभी किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो अपने परिवार के लिए राशन पानी खरीद कर लाते हैं। गुड़िया की माँ, भगवान ने मेरी सुन ली। मैं तो गांव छोड़कर जाना नहीं चाहता था। अच्छा हुआ उस दिन मैं खेतों की तरफ निकल गया। अगर नहीं जाता तो वो लोग भी नहीं मिलते और वो जादुई सब्जी के बीज भी नहीं। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। जब सब जगह से निराशा हाथ लग रही थी तो देखो कैसे अचानक से चमत्कार हो गया। अब गांव के किसान रोज सुबह अपने खेतों में जाते और उन जादुई सब्जियों को तोड़कर शहर में बेच देते। देखते ही देखते गांव के सभी लोग अमीर होने लगे। अब उस गांव में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी। यहाँ तक कि दूर दूर से लोग वहां पर उगने वाली सब्जियों को देखने के लिए आते। लेकिन जैसे ही कोई उन सब्जियों को तोड़ने की कोशिश करता तो वो उन्हें तोड़ नहीं पाते। केवल गांव के किसान ही उस जमीन पर लगी हुई सब्जियों को तोड़ सकते थे। भाई सोनपाल, यकीन नहीं हो रहा। ये हम लोग तो गांव छोड़ने की बात कर रहे थे और अचानक से देखो, आज हमारे गांव में किसी चीज की कमी नहीं है और ये सब उन जादुई सब्जी की वजह से है। हाँ भैया, हाँ, मैं तो बस बता ही नहीं सकता मुझे कितनी खुशी है। आज मेरे घर में सब कुछ है। मेरे बच्चे अच्छा खाते पीते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं और अपने गांव को तो देखो, आज ये सबसे अमीर गांव में आता है। अगर मुझे वो दोनों बोने फिर से मिल जाएं तो मैं उन्हें शुक्रिया अदा करूं। ये सब तुम दोनों की वजह से ही हुआ है। ना तुम लोग उन दोनों बोनों से मिलते और ना हमारे गांव की ऐसी काया पलट होती। इन जादू सब्जियों ने तो हम लोगों की जिंदगी ही बना दी। उसके बाद कभी भी सोनपुर में बिजली गिरी, आंधी आई, तूफान आया या सूखा पड़ा, लेकिन किसानों के खेतों में लगी हुई सब्जियों का बाल भी बांका नहीं हुआ। हर सुबह किसानों को अपने खेतों में जादुई सब्जियों की भरमार मिलती और सोनपुर अब जादुई सब्जियों वाला गांव कहलाने लगा।